हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में लंग वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज को कवर कर चुके हैं। हमने ग्राफिकली भी यहां पे देखा है कि किस तरीके से लंग वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज को रिप्रेजेंट किया जाता है, और मैंने आप लोगों को आपकी बॉडी के ऊपर इसको किस तरीके से पढ़ना है वो भी समझाया है। तो जो हमारा लास्ट लेक्चर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, उसको आप जरूर एक बार अच्छे से देखिएगा, जिसमें हम लोगों ने लंग वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज कवर किया है। बहुत अच्छे से हमने उसको समझा है और काफी मैंने उसको डिटेल में जाके क्लियर करने की कोशिश की है। बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक हो जाता है ये इस चैप्टर का, बट मैंने इसको कोशिश की है कि आप लोगों को जितना हो सके उतना क्लियर करूं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गैसियस एक्सचेंज के बारे में, कि जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो किस तरीके से होता है। अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ लेक्चर्स पहले आपको यहां पे पार्शियल प्रेशर वाला टर्म समझाया था। शायद लास्ट लेक्चर में ही मैंने आपको पार्शियल प्रेशर वाला टर्म समझाया था। मैंने आपको सिंपल डिफ्यूजन जो है प्रिंसिपल ऑफ गैसियस एक्सचेंज होता है उसके बारे में भी मैंने बताया था आपको। तो वही चीज हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में जाके देखने वाले हैं कि जो एल्वियोलर सरफेस आपका रहेगा, इनर लाइनिंग जो रहेगी, वहां पे ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज जो होगा किस तरीके से होगा, और उसके बाद जब ये ब्लड टिश्यूज तक जाएगा तो वहां पे जाने के बाद जो आपका ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज है टिश्यूज के लेवल पे किस तरीके से होगा। एक ओवरव्यू मैं आपको दे चुका हूं, 2 लेक्चर्स में मैंने वो चीज बताई थी आपको, तो आप उसको देखिए जाके। आज हम लोग इसको डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। तो गैसियस एक्सचेंज की जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहां पे आपके पास लिखा हुआ है कि 2 साइड पे गैसियस एक्सचेंज होता है, 2 जगह के बीच में होता है, एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में, और ब्लड और टिश्यूज के बीच में। ठीक है बेटा, ये मैं आपको समझा चुका हूं। जब मैंने यहां पे आपको सिंपल लाइन डायग्राम से हार्ट बना के बताया था, मैंने आपको ऑक्सीजन और CO2 के पार्शियल प्रेशर्स मैंने आपको बताए थे। पार्शियल प्रेशर की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, और वो डेफिनेशन क्या थी? इट इज द प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर। ठीक है, प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर। आप एयर को एज अ होल इनहेल करते हो, तो जब आप एयर को इनहेल करते हो तो एयर में आप डिफरेंट गैसेस को इनहेल करते हो, इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एटसेट्रा। तो उनमें इंडिविजुअल गैस का प्रेशर कितना रहेगा, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर। और हम लोगों ने यहां पे बात करी थी कि एल्वियोलाई में कितना होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है। फिर ब्लड और टिश्यूज के बीच में जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है, ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। उसके पहले भी मैं आपको एक लेक्चर में ये चीज समझा चुका हूं। तो और ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज। ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ब्लड का जो ऑक्सीजनेशन होता है, ब्लड का ऑक्सीजनेशन जो है वो एल्वियोलाई से ही होता है। और सिंपल डिफ्यूजन जो होता है वो गैसियस एक्सचेंज का प्रिंसिपल होता है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर्स के बीच में गैसेस की काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, वैल्यूज भी पार्शियल प्रेशर की हम लोग देख चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है जहां पे मैंने आपको ये चीजें बताई थी, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वो वीडियो जाके देखें, और वहां पे ये चीज मैंने आपको क्लियर की हुई है, डिटेल में मैंने आपको समझाई है। अब फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो गैसियस एक्सचेंज के रेट को या तो बढ़ा देंगे या उसके रेट को कम कर देंगे। तो सबसे पहला प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। थोड़ा सा आपको मैं इस चीज में समझा देता हूं। ठीक है, सबसे पहले फैक्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो बेटा यहां पे जो आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे पहला फैक्टर होता है वो होता है प्रेशर का। तो मुझे पता है कि जो मेरे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो मेरे पास है, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में मेरे पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो होता है वो होता है 40 mmHg। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। उसके अलावा जब मैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करूंगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसके अंदर सॉरी नॉट ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मैं यहां पे आपको थोड़ा सा और पीछे ले जाता हूं। मैं यहां पे एल्वियोलाई की बात करता हूं, जो एल्वियोलर एयर रहेगी। ठीक है, नॉट ऑक्सीजनेटेड ब्लड बट जो एल्वियोलर एयर रहेगी, वहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर रहेगा 104 mmHg। ठीक है, 104 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो ये एल्वियोलर एयर से क्या होगा, एल्वियोलर एयर से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में डिफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, ये ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेट हो जाएगा। अब ये प्रेशर ग्रेडियंट जितना ज्यादा रहेगा, डिफ्यूजन का रेट उतना ज्यादा रहेगा। ठीक है, उतनी जल्दी गैसियस एक्सचेंज होगा। जितना कम ये प्रेशर ग्रेडियंट होगा उतना स्लो हो जाएगा आपका जो गैसियस एक्सचेंज होगा। तो सबसे पहला तो ये हो गया कि आपके पास
प्रेशर ग्रेडियंट जो होना चाहिए वहां पे डिफरेंस होना चाहिए। फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस की बात करेंगे। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस की जब आप बात करोगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस की जब आप बात करोगे तो एक बात आपको यहां पे ध्यान रखनी चाहिए कि जो सॉल्युबिलिटी है, CO2 इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन O2। ठीक है, सॉल्युबिलिटी जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा होती है ऑक्सीजन के मुकाबले, तो डिफ्यूजन जो है वो CO2 का रेडिली होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का जो डिफ्यूजन रेट होता है सॉल्युबिलिटी से भी अफेक्ट होता है। ठीक है बेटा, तो सॉल्युबिलिटी जितनी ज्यादा होगी डिफ्यूजन का रेट जो होगा वो उतना ज्यादा होगा। फिर थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन्स। अब एल्वियोलर मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, प्लस आपकी जो, मैं थोड़ा सा यहां पे आपको दिखा देता हूं, थोड़ा पीछे एक स्लाइड चलते हैं, इसकी बात करते हैं। बेटा ये कैपिलरीज हैं, ठीक है, ये आपको यहां पे दिख रहा है कि ये जो है ये कैपिलरी नेटवर्क है। अब कैपिलरीज जो होती है वो सिंगल सेल थिक होती है। ठीक है, कैपिलरीज जो होती हैं वो सिंगल सेल थिक होती है। अगर आपने ये चीज अभी नहीं पढ़ी है तो मेरा एक और वीडियो है जिसमें हमने ब्लड वेसल्स के बारे में बात की है, उसमें हमने आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के बीच के डिफरेंसेस की बात की है, तो आप वो वीडियो जाके देखिए, आपको वहां से समझ में आ जाएगी ये चीज। कैपिलरीज जो होती है सिंगल सेल थिक होती है और एल्वियोलर मेम्ब्रेन की जो थिकनेस होती है वो भी काफी कम होती है। तो कम थिकनेस होने के कारण, समझना इस चीज को, मेम्ब्रेन्स की थिकनेस कम होने के कारण जो आपकी गैसेस हैं उनको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है। ठीक है, कम डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा अगर डिफ्यूज होने के लिए, तो डिफ्यूजन का रेट जो होगा वो फास्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, डिफ्यूजन का रेट जो होगा वो फास्ट हो जाएगा। ठीक है, डिफ्यूजन का रेट फास्ट हो जाएगा। यहां पे इस चीज को अब आप समझना कि यहां पे मैं क्या बात कर रहा हूं। तो प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जितना ज्यादा होगा डिफ्यूजन रेट उतना ज्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी जितनी ज्यादा होगी डिफ्यूजन का रेट उतना ज्यादा होगा, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन्स जितनी कम होगी डिफ्यूजन का रेट उतना ज्यादा होगा। और सरफेस एरिया ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, जो एल्वियोलर मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है, जो इनर लाइनिंग है, उनका सरफेस एरिया, मैं आपको ये चीज बता चुका हूं कि अगर आप एंड टू एंड लंग्स को स्प्रेड करोगे तो 100 मीटर स्क्वायर के बराबर का एरिया जो है वो हमारे लंग्स कवर कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा सरफेस एरिया जो है वो हमारे लंग्स में देखने को मिलता है। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। तो इसको हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी के बेसिस पे अगर देखने चलें तो प्रोपोर्शनैलिटी के बेसिस पे सबसे पहले फैक्टर की जब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, फैक्टर नंबर 1 जब हम लोग बात करेंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है बेटा, जितना ज्यादा आपका प्रेशर ग्रेडियंट होगा उतना ज्यादा डिफ्यूजन का रेट आपका रहेगा। ठीक है, फैक्टर नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी उतना ज्यादा फास्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, क्योंकि मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस गैस जो है वो उतनी इजीली जा सकती है। तीसरे फैक्टर की बात करूं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन से। ठीक है, मेम्ब्रेन की थिकनेस अगर ज्यादा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन जो है अगर ज्यादा होगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाएगा। और चौथा जो फैक्टर है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर गैसियस एक्सचेंज। सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर गैसियस एक्सचेंज, जितना ज्यादा आपकी सरफेस एरिया अवेलेबल है रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ज्यादा रहेगा। तो यही चीज मैं आप लोगों को यहां पे बताना चाहता हूं। अगर हम लोग इसको यहां पे चारों फैक्टर्स को देखें तो प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, फिर थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल और सरफेस एरिया ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये फैक्टर्स जो हैं ये आपके रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी या तो इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लें या फिर वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चंस आते हैं नीट में, या आप लोगों को यहां पे समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, सो आई होप वी आर क्लियर सो फार।
अबाउट द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। देखो यहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जब यहां पे आप एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करोगे तो देखो बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की हम लोग बात करें, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की बात करें, वो आपके एनसीईआरटी से डायग्राम वहां पे ले लिया। इसी चीज को मैंने आपको एक सिंपल लाइन डायग्राम से बना के समझाया था कि ये 104 mmHg है, 95 mmHg है, 45 यहां पे है, 40 यहां पे है, टिश्यूज में भी 45 रहेगा CO2 का। तो ये सारी चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन में आपको बता चुका हूं। ठीक है, और ये टेबल आपकी एनसीईआरटी से लिया गया है कि कहां पे ऑक्सीजन और CO2 का जो पार्शियल प्रेशर रहता है उसकी वैल्यू कितनी रहती है। तो ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये 2 लेक्चर्स में मैं लाइन डायग्राम बना के आपको समझा चुका हूं। ठीक है, यही चीज मैं आपको एक्सप्लेन यहां पे कर चुका हूं। ठीक है बेटा, ये देखो यहां पे वही चीज बता रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो एल्वियोलाई में होता है वो ज्यादा होता है ब्लड कैपिलरीज के मुकाबले। अभी कुछ स्लाइड्स पहले मैंने आपको बताया था। सो ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज हो जाता है ब्लड के अंदर, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 ज्यादा होती है तो वो लंग्स के अंदर डिफ्यूज कर जाती है। यही चीज मैंने आपको यहां पे बताई थी। प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का यहां पे वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है आपको। ठीक है, फिर वो आपको सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस का दे रहा है। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि जो CO2 की सॉल्युबिलिटी है वो 20 से 25 गुना ज्यादा है ऑक्सीजन के मुकाबले। तो ऑक्सीजन के मुकाबले जो 20 से 25 गुना ज्यादा उसका सॉल्युबिलिटी है, उसके कारण उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा वो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी काफी ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, और हम लोग यहां पे बात करेंगे यहां पे। ठीक है, ये मेम्ब्रेन्स की बात कर रहा है कि जो आपका डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होता है वो 3 लेयर का बना होता है। 3 लेयर में आपके पास कौन कौन सा हुआ, ये अगेन आपका जो डायग्राम है ये एनसीईआरटी में से लिया गया है। और यहां पे आप देख सकते हैं कि इनर लाइनिंग ऑफ एल्वियोलाई, उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, उसमें आपको स्क्वैमस एपिथेलियम देखने को मिलता है। ठीक है, फिर यहां पे कैपिलरी सिंगल सेल थिक होती है। ठीक है, उसमें उसको सिंगल सेल लेयर को हम लोग एंडोथीलियम बोलते हैं। अगेन ये भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का होता है। और जो इनके बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं कि एक गैप है, तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस केवल 0.5 माइक्रोमीटर का होता है। तो अब आप इस चीज को समझना, जो ब्लड यहां से आ रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड है। ठीक है, जो ब्लड यहां से आ रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड है, मतलब यहां पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो है 40 mmHg। ठीक है, वो कितना है, 40 mmHg। एल्वियोलर एयर में आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो है 104 mmHg। ठीक है, कितना है, 104 mmHg। तो क्या होगा, जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से बढ़ रहा होगा आगे की तरफ, तो क्या होगा कि यहां से ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इस ब्लड में डाल दिया जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन इस ब्लड में डाल दिया जाएगा, और ये वाला जो ब्लड यहां से जा रहा है, यहां पे PCO2 जो होता है वो होता है 45, और एल्वियोलाई में जो PCO2 होता है, एल्वियोलाई में जो PCO2 होता है वो होता है 40। तो ये जो CO2 है, इस CO2 को यहां पे डाल दिया जाएगा। ठीक है, एल्वियोलर एयर में CO2 को डाल दिया जाएगा और एल्वियोलर एयर से ऑक्सीजन को ले लिया जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहां पे ये हो गया आपका गैसियस एक्सचेंज थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। और ये 3 लेयर आप देख सकते हैं यहां पे, स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, एंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज अगेन मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम, और बेसमेंट सब्सटेंस बिटवीन देम। जब भी आप एनिमल टिश्यूज की बात करोगे और आप एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं, 9th क्लास में हमने पढ़ा है कि एपिथेलियल टिश्यूज कंटेन बेसमेंट मेम्ब्रेन, और यहां पे उसी बेसमेंट मेम्ब्रेन की बात की जा रही है। तो स्क्वैमस एपिथेलियम, एंडोथीलियम अगेन मेड ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन देम। ठीक है, तो ये थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन ने आपको बता दिया। अब ये थिकनेस जितनी ज्यादा होगी, रेट ऑफ डिफ्यूजन आपका उतना कम हो जाएगा। सरफेस एरिया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप लंग्स को स्प्रेड कर दोगे एंड टू एंड, तो टेनिस कोर्ट जितना, यानी कि एक 100 स्क्वायर मीटर स्क्वायर वाला आप उसको एरिया कवर करवा सकते हो। ठीक है, तो गैसियस एक्सचेंज के लिए अवेलेबल सरफेस एरिया भी हमारा काफी ज्यादा है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं गैसियस ट्रांसपोर्ट की। तो गैसियस ट्रांसपोर्ट अगर आप देख रहे हो तो आप बहुत अच्छे से यहां पे देख सकते हो कि एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में आपको गैसियस एक्सचेंज दिखाया जा रहा है, और ब्लड और टिश्यूज के बीच में आपको गैसियस एक्सचेंज जो है वो यहां पे दिखाया जा रहा है। ठीक है, आई होप हम लोग जो है गैसियस एक्सचेंज के बारे में बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, जब तक गैसियस एक्सचेंज समझ नहीं आएगा, गैसियस ट्रांसपोर्ट समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है बेटा, अब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात करते हैं। तो जब आप ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात करोगे, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के आपके पास 2 तरीके हैं, और
CO2 ट्रांसपोर्ट के आपके पास 3 तरीके हैं, और ट्रांसपोर्ट कहां से कहां हो रहा है वो भी आपको इस स्लाइड में दिखाया है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है लंग से टिश्यूज में, और सॉरी CO2 ट्रांसपोर्ट हो रहा है टिश्यूज से लंग्स में। अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन जो होता है, अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ठीक है, 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन। द रिमेनिंग 3% इज ट्रांसपोर्टेड एज डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। फिजिकल सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूंगा, तो मैं यहां पे फिजिकल सॉल्यूशन में जो बात कर रहा हूं, यहां पे हम लोग बात करेंगे डिसॉल्व्ड फॉर्म। ठीक है, डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। समझ में आई बात? तो ये 2 तरीके हैं जिनसे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन आपको कहां देखने को मिलेगा? ऑक्सीहीमोग्लोबिन आपको देखने को मिलेगा रेड ब्लड कॉर्पसल में। ठीक है, आरबीसी के अंदर रेड ब्लड कॉर्पसल में आपको ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं CO2 ट्रांसपोर्ट की, तो CO2 ट्रांसपोर्ट एज कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये जो कार्बोनिक एसिड है अगेन, ठीक है ना, यहां पे मैं एक लाइन खींच देता हूं, अगेन ये आपके जो प्लाज्मा में रहेगा ये डिसॉल्व्ड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, ये क्या रहेगा? डिसॉल्व्ड फॉर्म में। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन आपका रहेगा आरबीसी में। ऑब्वियसली आपको अगर हीमोग्लोबिन आरबीसी में मिल रहा है तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन भी आपको आरबीसी में मिलेगा। और बाइकार्बोनेट्स अगेन इन प्लाज्मा। ठीक है, अगेन इन प्लाज्मा। ये कार्बोनिक एसिड भी डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये CO2 और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के तरीके हैं। नाउ अबाउट 70% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट। ठीक है, अबाउट 5 to 7% इज ट्रांसपोर्टेड एज कार्बोनिक एसिड, एंड अबाउट 20 to 25% या 23% भी कुछ बुक्स में दिया होता है, तो हम लोग उसका एवरेज लेके 20 to 25% पे आ रहे हैं। तो राउंड अबाउट 20 to 25% जो होता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाउंड विथ आरबीसी। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है। ठीक है ना, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के तरीके हैं। समझ में आई बेटा ये बात? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। अब आप यहां पे देखो, एक और स्लाइड जो आपको बताई जा रही है वही आपको देख सकते हो कि 3%, 97%, ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आपको यहां पे हीमोग्लोबिन के बारे में बताया गया है, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर आपको यहां पे दिया गया है। अब आप बेटा यहां पे एक स्ट्रक्चर में एक चीज नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में कई बार क्वेश्चन आया है। यहां पे आप आयरन को देखो, आयरन को देखो बेटा, आयरन किस फॉर्म में है? आयरन यहां पे आपके पास Fe2+ फॉर्म में है। Fe2+ फॉर्म जो आयरन का होता है, Fe2+ फॉर्म को हम लोग कहते हैं फेरस फॉर्म। ठीक है, Fe2+ फॉर्म को हम लोग कहते हैं फेरस फॉर्म। तो हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन होता है, आयरन इज प्रेजेंट इन फेरस फॉर्म। इसको नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। आयरन इन हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन फेरस फॉर्म। ठीक है बेटा, समझ में आई बात? ठीक है, अब आप यहां पे देखो, यहां पे बाउंडिंग बता रहा है वो किसकी। यहां पे देखो आप, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स हैं, लंग से ऑक्सीजन आया, यहां पे ऑक्सीजन बाउंड हुआ हीमोग्लोबिन से और टिश्यूज की तरफ फिर वो जाके डिसोसिएट हो गया, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अलग हो गया और आगे चला गया। अब ये जो आपको यहाँ पे β1 α1 α2 β2 चेन दिख रही है, ये अभी हमको इतने डिटेल में डिस्कशन में जाने की जरूरत नहीं है। हीमोग्लोबिन का जब स्ट्रक्चर आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अब यहाँ पे मेरा हायर क्लासेस कहने का मतलब है कॉलेज लेवल पे, तो हीम यूनिट पढ़ेंगे, पोरफायरिन यूनिट पढ़ेंगे, काफी सारी उसमें चीजें हैं। अल्फा चेन होती है, बीटा चेन होती है जिसमें α1 α2 होता है, β1 β2 होता है, गामा चेन भी होती है जो फीटल हीमोग्लोबिन में आपको देखने को मिलती है। तो इतना डिटेल में अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये नीट के सिलेबस में आपको अब नहीं पूछा जाता। बट क्योंकि यहां पे ये मेंशन्ड है तो मैं आपको बस एक चीज बता देता हूं कि इनकी जो नंबरिंग है, α1 α2 β1 β2, ये जो नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं ना, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स हर चेन में डिफरेंट होते हैं और इसीलिए उनका जो नेम और नंबरिंग है वो भी डिफरेंट है। β1 में जो नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स रहेगा दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम β2, α1 में जो अमीनो एसिड्स का नंबर रहेगा दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम α2। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो यहां से इस स्लाइड से हमारा टेक अवे क्या है कि आयरन जो होता है फेरस फॉर्म में हीमोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट होता है। अब आप यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखना, ठीक है,
ऑक्सीजन जो होता है ना, ऑक्सीजन जो होता है एक रिवर्सिबल मैनर में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, रिवर्सिबल मैनर में ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होता है, यानी कि जितनी आसानी से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना है उतनी आसानी से उसको तोड़ा भी जा सकता है। मतलब स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है इतना ज्यादा स्टेबल कंपाउंड नहीं है। ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं ऑक्सीजनेशन। ये रिवर्सिबल मैनर में कंबाइन होता है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, रिवर्सिबल मैनर में कंबाइन होता है, इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीजनेशन। ठीक है, अब हर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो होता है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है उसको कैरी कर सकता है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। यहां पे आपको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता हुआ दिखाया गया है। ठीक है, तो ये मेरे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है Hb4O8। ठीक है, 9th क्लास पे बैक ट्रैक करते हैं। 9th क्लास में हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला भी पढ़ा था। अगर मैं Hb4O8 को पूरे को 2 से डिवाइड करता हूं, सॉरी नॉट 2, अगर मैं इस पूरे को 4 से डिवाइड करता हूं, ठीक है, अगर मैं इस पूरे को 4 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आएगा HbO2। ठीक है, HbO2। नाउ दिस इज एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर ऑक्सी हीमोग्लोबिन। आपको बुक्स में Hb4O8 लिखा हुआ भी मिल सकता है, आपको बुक्स में HbO2 लिखा हुआ भी मिल सकता है। यहां पे आपको कंफ्यूजन में जाने की जरूरत नहीं है। बोथ ऑफ द फॉर्मूलाज मीन द सेम थिंग। एम्पेरिकल फॉर्मूला सिर्फ उसको सिंपलेस्ट रेशियो में प्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो में उसको प्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है बेटा, तो हम लोग आगे HbO2 Hb4O8 दोनों के बीच में हम लोग बात कर सकते हैं। यहां पे आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यह आपको यहां पे बनता हुआ बता भी दिया गया है, बनता हुआ भी बताया है और टूटता हुआ भी बताया है। लंग्स में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा और टिश्यूज में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो है वो ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, अब आप यहां पे देख सकते हो कि यहां पे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं ऑक्सीजन की बाइंडिंग को, हम लोग देख चुके हैं। तो यहां पे आपको बताया जा रहा है कि बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन डिपेंड्स अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, PCO2, H+ आयन कंसंट्रेशन, pH एंड टेम्परेचर। चलो बेटा एक काम करते हैं, हम लोग एक नई स्लाइड लेते हैं, उस नई स्लाइड में मैं आपको ये चीजें समझाता हूं। ठीक है, उस नई स्लाइड में मैं आपको ये चीजें समझाता हूं कि यहां पे क्या बोला जा रहा है ना। हम लोग बात कर रहे हैं कि लंग्स में आपके पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है। ठीक है, लंग्स में आपके पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहां पे सबसे पहले तो क्या करते हैं, 2 कॉलम में इसको हमने डिवाइड कर लिया। अब जब 2 कॉलम में हमने डिवाइड कर लिया है तो हम लोग अब बात करेंगे कि सबसे पहले तो हम लोग यहां पे बात करेंगे किसकी, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लंग्स की। यहां पे इसको रेड कलर से इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहां पे ब्लड का ऑक्सीजनेशन होगा। और उसके बाद हम लोग यहां पे बात करेंगे किसकी, उसके बाद हम लोग यहां पे बात करेंगे टिश्यूज की, जिसको ब्लू कलर में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहां पे हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन से अलग हो जाएगा। ठीक है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक कैरी किया जाएगा। तो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो आपके पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को फेवर करती हैं, और कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो आपके पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन को फेवर करती हैं। ठीक है, लंग्स और टिश्यूज में ऐसा क्या क्या चलता है। एक बात आप यहां पे ध्यान रखना, दोनों में से कोई भी एक जगह आपको याद रखनी है। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक चीज आपको याद रखनी है, या तो लंग्स वाली साइड की कंडीशन से याद कर लो या टिश्यूज वाली साइड की कंडीशन से याद कर लो। ठीक है बेटा, हम लोग स्टार्ट करते हैं लंग्स वाली साइड से। लंग्स वाली साइड से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले तो लंग्स में जो PCO2 होता है वो क्या होता है, कम होता है। PCO2 इज लेस। ठीक है, लंग्स में PCO2 इज लेस। सेकेंड, लंग्स में H+ आयन कंसंट्रेशन, H+ आयन कंसंट्रेशन इज ऑल्सो लेस। ठीक है, जिसके कारण मैं ये कह सकता हूं कि लंग्स में जो एसिडिटी होती है, लंग्स में जो एसिडिटी होती है वो एसिडिटी भी कैसी होती है, वो एसिडिटी भी कम होती है। ठीक है, एसिडिटी कम होती है। And I know from my junior classes that acidity and pH are inversely proportional to each other। तो pH जो होगा लंग्स में ज्यादा हो जाएगा, pH जो होगा लंग्स में क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है,
चौथा फैक्टर मैं यहां पे बात करूंगा, चौथे फैक्टर की जब मैं यहां बात करूंगा तो क्या होगा, लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है दैट इज मोर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मोर, ठीक है। और पांचवा, क्योंकि हमारे लंग्स जो होते हैं एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में होते हैं, तो एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, अबाउट 0.1 डिग्री टू 0.2 डिग्री का डिफरेंस रहता है टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर इज लेस, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इज लेस। ये जो सारी कंडीशंस हैं, ऑल ऑफ दीज कंडीशंस, ठीक है ना, ऑल ऑफ दीज कंडीशंस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ठीक है, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। यहां पे बेटा बेसिकली क्या होता है, इन फैक्टर्स के कारण, ठीक है, इन फैक्टर्स के कारण क्या होता है, इन फैक्टर्स के कारण क्या होता है यहां पे कि जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच की एफिनिटी होती है वो एफिनिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। यहां पे हम लोग इसका रिजल्ट लिखते हैं, देयरफॉर एफिनिटी बिटवीन हीमोग्लोबिन and oxygen increases leading to formation of ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ठीक है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। कौन कौन सी कंडीशंस की बेटा यहां पे मैं बात कर रहा हूं, मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि आपके पास PCO2 कम है, H+ आयन कंसेंट्रेशन कम है, मतलब एसिडिटी भी कम है, pH ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, टेम्परेचर एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी थोड़ा सा कम है, जिस कारण से एफिनिटी बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन इंक्रीजेस लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ठीक है। तो लंग्स में ये कंडीशंस जो हैं फेवर करती हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन को। पिछली स्लाइड में यही आपको बताया जा रहा है, देयर इज हाई PO2, लो PCO2, लेसर H+ आयन कंसेंट्रेशन एंड लोअर टेम्परेचर। ये फैक्टर्स आपके सामने यहां पे लिस्टेड हैं, ठीक है ना। तो ये फैक्टर्स मिलके क्या करते हैं, ये फैक्टर्स मिलके फेवर करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन को, और उन्हीं फैक्टर्स को हम लोगों ने यहां पे डिस्कस किया है, इन्हीं फैक्टर्स को हम लोगों ने यहां पे डिस्कस किया है। बेटा अब बात करते हैं हम लोग टिश्यूज की। तो टिश्यूज में ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को ऑक्सीहीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन को फेवर करेंगे। तो डिसोसिएशन को अगर फेवर करना है, ठीक है, डिसोसिएशन को अगर फेवर करना है तो डिसोसिएशन को फेवर करने के लिए सबसे पहला फैक्टर, अब जो जो फैक्टर यहां पे लिखे हैं ध्यान रखना, लंग्स में जो जो फैक्टर लिखे हैं एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट फैक्टर्स पे चले जाओ। जब आप ऑपोजिट फैक्टर्स पे जाओगे तो टिश्यूज में PCO2 ज्यादा होता है। अगर मैं वैल्यू वाइज बात करूं तो लंग्स के अंदर होता है 40 mmHg, ठीक है, और टिश्यूज के अंदर होता है 45 mmHg। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना, ये डिस्कशन हमारा हो चुका है। ऑक्सीजन की बात करो तो ऑक्सीजन का होता है 104 mmHg, ठीक है ना, ये हम लोग आगे और देखते हैं। चलो, तो PCO2 ज्यादा, दूसरा यहां पे H+ आयन कंसेंट्रेशन कम है, तो टिश्यूज में जो H+ आयन कंसेंट्रेशन होगा, H+ आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, यानी कि आपके पास एसिडिटी जो होगी वो एसिडिटी भी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, एसिडिटी भी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। एसिडिटी ज्यादा होने पे जो pH है, pH विल गेट रिड्यूस्ड। आप देखो एग्जैक्टली ऑपोजिट कंडीशंस आती जा रही हैं, pH विल गेट रिड्यूस्ड, और जो आपका PO2 होता है, PO2 होता है आपका कम, कितना कम, तो उसकी वैल्यू यहां पे हम लोग बताएंगे, ये होता है 40 mmHg। कितना होता है, 40 mmHg, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगर हम लोग आए, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, लंग्स में टेम्परेचर 0.1 टू 0.2 डिग्री डिफर करता है। यहां पे जो टेम्परेचर रहेगा एज कंपेयर टू लंग्स, वो टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहेगा, ठीक है, टेम्परेचर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। नाउ ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स विल रिजल्ट इन
देयरफॉर यहां पे हम लोग बोलेंगे, देयरफॉर एफिनिटी बिटवीन hemoglobin and oxygen decreases, leading to dissociation of oxyhemoglobin। ठीक है, तो यहां पे टिश्यूज में जाके ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाएगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अलग हो जाएगा, दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा। ठीक है, और ब्रेकअप होने के बाद क्या होगा, जो ऑक्सीजन फ्री हुआ है वो टिश्यूज में चला जाएगा, और एक गैस अगर टिश्यूज में जा रही है तो दूसरी गैस टिश्यूज से बाहर आएगी, एंड दैट विल बी CO2। ठीक है, तो ये फैक्टर्स जो होते हैं ये आपके पास बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने स्लाइड का साइज थोड़ा सा कम कर दिया है ताकि सारी चीजें आपको एक ही जगह विजिबल रहें। ठीक है, अब आप चाहें तो वीडियो पॉज करके या तो इसको नोट डाउन कर लें या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ये कि कौन कौन सी चीजें जो है वो फेवर कर रही हैं, ठीक है, और कौन कौन सी चीजें जो है वो फेवर कर रही है फॉर्मेशन को, और कौन सी कंडीशंस जो है वो फेवर कर रही हैं डिसोसिएशन को। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसको या तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लें या फिर आप इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब यहां पे हम लोग एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहां पे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे, और वो नया टर्म क्या रहेगा, वो नया टर्म रहेगा P50। ठीक है, P50। अब यहां पे P50 क्या है, P50 इज दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विच हीमोग्लोबिन शोज, थोड़ा सा ना यार माफ करना, डॉक्टर राइटिंग है, इट शोज 50% सैचुरेशन। 50% सैचुरेशन। ठीक है, P50 ऑक्सीजन का वो पार्शियल प्रेशर है एट विच हीमोग्लोबिन विल शो 50% सैचुरेशन। ठीक है, सैचुरेशन का मतलब क्या कि भाई अगर मान लो 100 मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के ऑक्यूपाई होने ऑक्सीजन से, तो 50 मॉलिक्यूल जब ऑक्यूपाई हो जाएंगे उसको हम लोग P50 बोलेंगे। ठीक है, और P50 का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन मैं आपको यहां पे बताने जा रहा हूं, उसको नोट डाउन आप कर लेना, क्योंकि वो अभी पिछले फैक्टर्स में मैं साथ में ऐड करने वाला हूं। जो P50 होता है, P50 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन। ठीक है, P50 की वैल्यू ज्यादा मतलब एफिनिटी कम। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा इन एसेंस ऑफ दैट, या इसको आप दैट इज बोलते हो कि अगर दो कंडीशंस, कंडीशन नंबर 1 क्या है, इफ P50 इज मोर एफिनिटी इज लेस। ठीक है, तो अगर यहां पे एफिनिटी आपकी कम हो गई है तो मैं क्या बोल सकता हूं, P50 मोर एफिनिटी लेस। समझना, P50 मोर एफिनिटी लेस। अभी हमने यहां पे क्या देखा, एफिनिटी कहां कम हो रही है, एफिनिटी कम हो रही है टिश्यूज वाली साइड पे। अगर एफिनिटी टिश्यूज वाली साइड पे कम हो रही है तो हम लोग यहां पे एक छठा फैक्टर और ऐड कर सकते हैं कि यहां पे P50 की वैल्यू जो होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। समझ में आई बात, यहां पे क्या देख रहे हैं हम लोग बेटा, समझना, P50 is that partial pressure of oxygen which shows 50% saturation with hemoglobin। ठीक है, हीमोग्लोबिन जिसके साथ 50% सैचुरेशन शो करेगा वो P50 है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हीमोग्लोबिन की एफिनिटी जो है ऑक्सीजन के साथ में। तो अगर P50 की वैल्यू ज्यादा हो गई, समझना, P50 की वैल्यू ज्यादा हो गई तो एफिनिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। और अभी हमने पिछली स्लाइड में यहां पे देखा था कि एफिनिटी जो है वो टिश्यूज वाली साइड पे कम हो रही थी। ठीक है, एफिनिटी जो है टिश्यूज वाली साइड पे कम हो रही थी, तो वहां पे आप बोल दोगे कि P50 जो है वो ज्यादा हो गया। और अगर
आपके पास यहां पे दूसरी कंडीशन इफ P50 वैल्यू इज लेस देन एफिनिटी इज मोर। एफिनिटी इज मोर। अब ये जो एफिनिटी मोर है, एफिनिटी बढ़ने पे क्या होता है? एफिनिटी बढ़ने पे आपका ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनता है। एफिनिटी कहां बढ़ रही है? एफिनिटी बढ़ रही है लंग्स में, तो हम लोग बोलेंगे दैट द P50 वैल्यू इन द लंग्स इज लेस। ठीक है, P50 वैल्यू इन द लंग्स इज लेस। तो यहां पे ये चीजें आपको याद रखनी है। बेटर रहेगा कि वीडियो पॉज करके या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इन चीजों को आप नोट डाउन कर लो। बार बार ये चीज मैं आपको बोल रहा हूं बेटा, ठीक है। लंग्स में P50 विल बी लेस और टिश्यूज में P50 विल बी मोर। उसका रीजन ये रहा, ठीक है ना, रीजन यहां पे ये रहा उसका। समझ में आई बेटा इतनी बात? यहां तक किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है? आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। अब देखो एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन, तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन में बेटा मैं आपको बता चुका हूं ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएट कैसे होता है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनता कैसे है। तो ये आपको यहां पे दिया हुआ है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के बारे में, ठीक है ना। फिर आप यहां पे देख सकते हो कि अब यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, every 100 ml of oxygenated blood can deliver 5 ml of O2 to the tissues। अब यहां पे एक बात याद रखना, ये तो लाइन यहां पे लिखी हुई है, मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं दैट every 100 ml of oxygenated blood can carry 19.8 ml of oxygen। ठीक है, इसको रफली अप्रोक्सीमेट कर दिया जाता है 20 ml तक। ठीक है, तो हर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड 19.8 ml ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कैरी कर सकता है, जिसमें से नॉर्मल कंडीशंस में, नॉर्मल कंडीशन मतलब जैसे अभी आपकी नॉर्मल कंडीशन है, आप बैठ के वीडियो देख रहे हो, कोई आपकी रिगरस फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो टिश्यूज की ऑक्सीजन डिमांड नॉर्मल है। तो इस नॉर्मल डिमांड पे 5 ml ऑफ ऑक्सीजन जो है, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टिश्यूज तक डिलीवर किया जा सकता है। ठीक है, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टिश्यूज तक डिलीवर किया जा सकता है। समझ में आई बात? तो ये बात यहां पे है, यहां पे याद रखना, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन कैरी 19.8 ml ऑफ ऑक्सीजन, आउट ऑफ विच अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस 5 ml ऑफ ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड टू द टिश्यूज। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व पे हम लोग अलग से बात करेंगे। ठीक है, अलग से हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग ना एक नई स्लाइड लेके समझ लेते हैं कि जो केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं, ठीक है, गैसियस ट्रांसपोर्ट के समय जो केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है बेटा, चलो तो हम लोग यहां पे क्या करते हैं, हम लोगों ने यहां पे लिया ठीक है, ये हम लोगों ने क्या लिया यहां पे, हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं आरबीसी की। ठीक है, यहां पे क्या है आपके पास, आरबीसी है। ठीक, आरबीसी के अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा, आरबीसी के अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। क्या बोलेंगे हम लोग उसको, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। बेटा साइटोप्लाज्म चाहे जितना मर्जी विस्कस हो, जितना मर्जी गाढ़ा हो, उसको आप हमेशा इंट्रासेल्युलर फ्लूइड ही बोलोगे। अब मेरी जूनियर क्लासेस मुझे ये बताती हैं, ठीक है, कि मेरी जूनियर क्लासेस मुझे ये बताती हैं कि आरबीसी जो होता है, आरबीसी इज सस्पेंडेड इन प्लाज्मा। आरबीसी इज सस्पेंडेड इन प्लाज्मा मतलब आपको दोनों तरफ जो है वो क्या देखने को मिलेगा, प्लाज्मा देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको दोनों साइड प्लाज्मा देखने को मिलेगा। प्लाज्मा क्योंकि आरबीसी के बाहर है, ठीक है, बाहर वाला फ्लूइड है, तो प्लाज्मा को आप बोलोगे ईसीएफ। क्या बोलोगे, ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। यहां पे भी आप क्या बोलोगे इसको, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड।
ठीक है बेटा, ये मैं आपके केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहा हूं, जो केमिकल रिएक्शंस आपकी एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किए हुए हैं। जो केमिकल रिएक्शंस आप, अरे यार क्या प्रॉब्लम आ गई यार। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शंस आपके यहां पे दिए हुए हैं। अब इस बात को बेटा बहुत अच्छे से समझना आपको, ठीक है, कुछ चीजें हैं जो आपको काफी अच्छे से यहां पे समझनी है, और अगर आप मुझे फॉलो करते रहेंगे यहां पे, आप मुझे अगर यहां फॉलो करते रहेंगे तो आपको गैसियस एक्सचेंज जितना भी हमने पढ़ा है, जितना भी हमने यहां पे पिछली स्लाइड्स में ये गैसियस एक्सचेंज पढ़ा है, ठीक है, ये हो कोई भी गैसियस एक्सचेंज हो, ये पूरा गैसियस एक्सचेंज जो हम लोग यहां पे पढ़ रहे हैं, गैसियस ट्रांसपोर्ट जो हम लोग यहां पे पढ़ रहे हैं, या आगे आने वाली स्लाइड्स में जो मैं आपको यहां पे गैसियस ट्रांसपोर्ट यहां पे बताऊंगा, ठीक है, यहां पे गैसियस ट्रांसपोर्ट गैसियस एक्सचेंज बताऊंगा, जो यहां पे मैं आपको गैसियस ट्रांसपोर्ट गैसियस एक्सचेंज बताऊंगा, तो ये वाला जो फंडा है ना, ये जो रिएक्शंस मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये देखो, ये जो रिएक्शंस आपके पास यहां पे लिखे हुए हैं, ये रिएक्शंस, इन रिएक्शंस की मैं आपसे बात करने वाला हूं, ठीक है, इन रिएक्शंस की मैं आपसे यहां पे बात करने वाला हूं। रेगुलेशन पे बाद में आएंगे हम लोग। ये रिएक्शंस, ये वाला रिएक्शन हो गया, ये साइड में जो दिए ये वाले रिएक्शन हो गए, ये वाले रिएक्शन हो गए, मैं इन रिएक्शंस की आपसे यहां पे अभी बात करने वाला हूं, ठीक है बेटा। तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहां पे रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। चलो, तो सबसे पहले तो हम लोग जो एक चीज यहां पे ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, ध्यान हम लोग ये रखेंगे कि हम लोग जो रिएक्शंस यहां पे लिखने वाले हैं, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि रिवर्सिबल मैनर में ऑक्सीजन कंबाइन होता है हीमोग्लोबिन के साथ। जितने भी रिएक्शंस हम लोग यहां पे देखने वाले हैं, सारे के सारे रिवर्सिबल मैनर में होंगे, ठीक है, सारे के सारे रिवर्सिबल मैनर में होंगे। मतलब आप उसको लेफ्ट टू राइट भी पढ़ सकते हो और राइट टू लेफ्ट भी पढ़ सकते हो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हम लोग पहला रिएक्शन देखते हैं, CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O, ठीक है, यहां से बनता है H2CO3। क्या बनता है? H2CO3। ये होता है कार्बोनिक एसिड, एंड दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। अब H2CO3 जब बनेगा तो बनते ही क्या होगा, इस H2CO3 को ये सेम कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है ब्रेक कर देगा H प्लस HCO3 नेगेटिव में, H प्लस HCO3 नेगेटिव में, और ये जो HCO3 नेगेटिव है ये बाहर आ जाएगा कहां, प्लाज्मा में। HCO3 नेगेटिव बाहर आ जाएगा प्लाज्मा में, एंड दिस विल बिकम माय इंपॉर्टेंट इवेंट नंबर 1, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनते जाना जो मैं बता रहा हूं। दिस विल बिकम इंपॉर्टेंट इवेंट नंबर 1, ठीक। अब मुझे पता है कि ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ आप ये कह सकते हैं रिवर्सिबल फॉर्म में कंबाइन होता है, तो स्टेबिलिटी इस प्रोडक्ट में उतनी ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। दोनों के बीच में अनबन चल रही होती है, अनबन मनमुटाव चल रहे होते हैं, तो दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है, ठीक है। इनका एक दोस्त यहां पे आता है पोटेशियम, इनका एक दोस्त यहां पे आता है पोटेशियम, दोनों में सुलह करवाने के लिए। दोनों की बात सुनते हैं, पोटेशियम जो है दोनों के बीच में सुलह करवाने को आता है, और दोनों पोटेशियम की बात सुनते हैं। बात सुन के थोड़ा सा शांत हो जाते हैं, लेकिन फिर उनमें लड़ाई झगड़ा होना शुरू होता है, और जो ऑक्सीजन होता है उस लड़ाई झगड़े से परेशान होके हीमोग्लोबिन को छोड़ देता है, ठीक है, या मैं ऐसा कहूं छोड़ देती है, दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है। दोनों का क्या होता है, दोनों का यहां पे ब्रेकअप हो जाता है। ऑक्सीजन ने हीमोग्लोबिन को छोड़ दिया। अब ये ऑक्सीजन जो है फ्री है, कहां फ्री है, टिश्यूज में जाने के लिए। अब ये हीमोग्लोबिन का साथ छोड़ के टिश्यूज में चली जाएगी, ठीक। अब पोटेशियम ने क्या सोचा, यार हीमोग्लोबिन मेरा दोस्त है ना, अभी अभी उसका ब्रेकअप हुआ है, तो थोड़ी देर तक मैं हीमोग्लोबिन के साथ में बैठा रहता हूं, थोड़ा सा उसका जो है उसको कॉन्डोलेंस देता हूं, उसको अपनी सिंपैथी प्रोवाइड करता हूं। लेकिन हीमोग्लोबिन ठहरा हीमोग्लोबिन, वो रोता रहा, ऑक्सीजन छोड़ के चली गई, ऑक्सीजन छोड़ के चली गई। तो पोटेशियम भी परेशान होकर क्या हुआ, अगले स्टेप में पोटेशियम ने भी सोचा, यार साले यार मैं तेरे को अब क्या बोलूं, सुनता तो तू मेरी बात है नहीं,
हाँ, जब देखो तब रोते जा रहा है। तो पोटेशियम ने क्या किया, पोटेशियम ने अगले स्टेप में हीमोग्लोबिन को छोड़ दिया कि जा यार तेरी जो मर्जी कर, तू मेरी बात तो सुन नहीं रहा, तो जो तेरी मर्जी पड़ रही है तू वो कर। ठीक है, हीमोग्लोबिन अब यहां पे खाली हो गया, हीमोग्लोबिन अकेला। थोड़ा सा 2 स्टेप पीछे जाओ तो आपका हाइड्रोजन भी अकेला है। तो हाइड्रोजन और हीमोग्लोबिन मिलके, हाइड्रोजन और हीमोग्लोबिन मिलके एक नई दोस्ती करते हैं और ये मिलके बनाते हैं HHB। इसको कहते हैं हीमोग्लोबिनिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, हीमोग्लोबिनिक एसिड। एंड दिस बिकम्स माय इंपॉर्टेंट इवेंट नंबर 2। कोई बात नहीं, पोटेशियम ने छोड़ दिया तो क्या हुआ, हीमोग्लोबिन ने हाइड्रोजन के साथ दोस्ती कर ली। ठीक है, अब जब हाइड्रोजन के साथ दोस्ती हो ही गई है, ठीक है ना, ये बन गया हीमोग्लोबिनिक एसिड। यहां पे ऑक्सीजन गया बाहर, ऑक्सीजन के बाहर जाने पे अंदर कौन आएगा, अंदर आएगा CO2। और मुझे पता है कि आरबीसी में जो CO2 है वो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में रहेगा, मतलब CO2 को हीमोग्लोबिन चाहिए, हीमोग्लोबिन उसको मिलेगा HHB के फॉर्म में। किस फॉर्म में, हीमोग्लोबिन उसको मिलेगा HHB के फॉर्म में। तो यहां पे HHB आ गया। ठीक है, यहां पे क्या आ गया, HHB प्लस कार्ब अमीनो है, अमीनो है मतलब यहां पे अमीन ग्रुप भी रहेगा। तो जब ये बनता है तो ये होता है HHB NH CO2H। आप COOH भी लिख सकते हो, ठीक है, या आप HbNH3CO2 भी लिख सकते हो, है ना, HbNH3CO2 भी लिख सकते हो, या HHbNH भी लिख सकते हो, या HHbNH2COOH भी लिख सकते हो। एनीवेज ये आपका क्या है, ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन है। तो यहां पे ऑक्सीजन बाहर चला गया, CO2 अंदर आ गया। ठीक है, लेकिन अब एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। प्रॉब्लम क्या खड़ी हो गई, आपके पास इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, यानी कि नेट चार्ज आपका 0 होना चाहिए। नेट चार्ज आपका यहां पे 0 नहीं है। क्यों 0 नहीं है, क्योंकि देखो ये जो प्लस घूम रहा था इसको ये माइनस मिल गया, दोनों ने मिलकर दोस्ती कर ली। लेकिन ये वाला जो प्लस घूम रहा है, अब पोटेशियम जो है, पोटेशियम अकेला हो गया, उसने हीमोग्लोबिन से दोस्ती तोड़ तो दी पर उसको एहसास नहीं हुआ कि वो कितना अकेला पड़ जाएगा। तो यहां पे अब वो आरबीसी में पोटेशियम अकेला घूम रहा है। ठीक है, यानी कि यहां पे एक नेट पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, नेट पॉजिटिव चार्ज। ये वाले पोटेशियम भैया HCO3 के साथ कंबाइन हो सकते थे, लेकिन वो तो बाहर चले गए। समझ में आ रही बात, वो कहां चले गए, बाहर चले गए। तो अब क्या होगा, अब यहां पे प्लाज्मा में रहेगा NaCl, और ये जो क्लोरीन होती है ना बेटा, ये क्लोरीन बड़ी दल बदलू होती है। ठीक है, क्लोरीन एक का साथ छोड़ के दूसरे के पास, दूसरे का साथ छोड़ के वापस पहले के पास, ये क्लोरीन करती रहती है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना, मैं बोलना नहीं चाह रहा, बट बेटर आप समझ रहे होंगे। तो क्लोरीन ने क्या देखा, क्लोरीन बहुत लंबे टाइम से पोटेशियम के साथ अपना घर बसाना चाह रही थी, लेकिन पोटेशियम जो है वो खाली नहीं हो रहा था। ठीक है ना, पोटेशियम खाली नहीं हो रहा था। अब क्या हुआ, अब क्लोरीन ने देखा यार पोटेशियम हो गया खाली, तो मौका देखते ही क्लोरीन ने क्या किया, सोडियम का साथ छोड़ दिया। मौका देखते ही क्लोरीन ने सोडियम का साथ छोड़ दिया, और सोडियम का साथ छोड़ने के बाद क्लोरीन जो है वो कहां आ गई, वो प्लाज्मा से आ गई, कहां पे, आरबीसी में। ECF से कहां आ गई, ICF में। ठीक है, और क्लोरीन ने पोटेशियम के साथ मिलके अपना घर बसा लिया। क्या बना लिया, KCl। लेकिन सोडियम बहुत प्यार करता है बेटा क्लोरीन से। ठीक है, क्लोरीन के जाते ही सोडियम बहुत उदास हो गया। तो जो रोल पोटेशियम हीमोग्लोबिन के लिए यहां निभा रहा था, HCO3 सोडियम को बोलता है यार भाई तू टेंशन मत ले, ठीक है, चला बाइक उठा, आज लंबी राइड पे होके आते हैं, मैं तेरे साथ बैठता हूं और ये दोनों मिलके बना लेते हैं NaHCO3। तो बेटा ये आपका टोटल रिएक्शन है जो गैसियस ट्रांसपोर्ट के समय होता है। यहां पे आपको कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन भी देखने को मिल गया, यहां पे आपको कार्बोनिक एसिड भी देखने को मिल गया, यहां पे आपको बाइकार्बोनेट भी देखने को मिल गए। ठीक है, थोड़ा सा स्लाइड्स में पीछे जाते हैं। ये देखो यहां पे सारी चीज, ठीक है, आप कार्बोनिक एसिड की बात करो, आप कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की बात करो, आप बाइकार्बोनेट की बात करो, आपको सारी चीजें यहां देखने को मिल रही हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है। समझ आ रही है बात, इतना समझ में आया। अब
यहां पे आपको एक बात और याद रखनी है, ठीक है। इन रिएक्शंस को मैं लेफ्ट टू राइट भी पढ़ सकता हूं, मैं राइट टू लेफ्ट भी पढ़ सकता हूं, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा। जब मैं रिएक्शंस को पढ़ूंगा लेफ्ट टू राइट, तो ये मेरा पहला रिएक्शन हो जाएगा। अच्छा, जब मैं रिएक्शंस को पढ़ूंगा लेफ्ट टू राइट, तो ये मेरा पहला रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लेफ्ट टू राइट और डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा हूं, लेफ्ट टू राइट और डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा हूं, ठीक है। लेफ्ट टू राइट एंड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। लेफ्ट टू राइट एंड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जब ऐसा होगा तब मैं कहां जा रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं लंग्स से टिश्यूज की तरफ। मैं कहां जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं लंग्स से टिश्यूज की तरफ। ध्यान रखना, लेफ्ट टू राइट एंड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बेटा इस चीज को मैं सपोर्ट कैसे करूंगा कि मैं टिश्यूज की तरफ चला गया। टिश्यूज की तरफ जाने पे सपोर्ट करने का मेरे पास है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट गया और कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बन गया। ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट गया और कार्बामिनो हीमोग्लोबिन क्या हुआ, बन गया। समझ में आई बात। इसका ठीक ऑपोजिट अगर मैं जाता हूं, ठीक है, यानी कि अगर मैं यहां पे बात करूं कि अगर मैं राइट टू लेफ्ट और असेंडिंग ऑर्डर में जाऊं, राइट टू लेफ्ट और असेंडिंग ऑर्डर में जाऊं, ठीक है, राइट टू लेफ्ट एंड इन असेंडिंग ऑर्डर, तब मैं कहां पहुंच रहा हूं, तब मैं बेटा पहुंच रहा हूं आपके पास, यहां पे मैं बात करूं, मैं जा रहा हूं टिश्यूज से लंग्स की तरफ। इन दिस केस दिस विल बिकम माय फर्स्ट रिएक्शन। लेफ्ट टू राइट पढ़ने में CO2 वाला फर्स्ट रिएक्शन बनेगा, राइट टू लेफ्ट पढ़ने में KCl वाला फर्स्ट रिएक्शन पढ़ लगेगा। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि जिस तरीके से क्लोरीन जो है वो अंदर गया था, उसी तरीके से क्लोरीन जो है वो बाहर भी आ जाएगा, है ना। जिस तरीके से HCO3 बाहर गया था, उसी तरीके से HCO3 अंदर भी आ जाएगा। अब हमने तो बेटा क्या किया है, हमने इसको स्टेप वाइज डिवाइड कर दिया है ताकि हम लोग इसको बहुत आसानी से समझ सकें। लेकिन ये एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है, ऐसा नहीं होगा कि पहले ये बाहर गया फिर ये अंदर आया। ये साइमल्टेनियसली चलता रहता है, ये अंदर आता रहता है, ये बाहर जाता रहता है, ठीक है, अंदर आता रहता है और बाहर जाता रहता है। अब एक स्लाइड यहां पे और ऐड करते हैं, ठीक है। पहले तो बेटा ये देखो, इसको नोट डाउन कर लो, वीडियो पॉज करके या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेट ऑफ रिएक्शंस, क्योंकि यहां से हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा टेक अवे क्या रहेगा, सबसे पहला टेक अवे मेरा क्या रहेगा, नंबर 1, ठीक है, CO2 मूवमेंट from plasma to RBC, from plasma to RBC, CO2 मूवमेंट फ्रॉम प्लाज्मा टू RBC, इसको क्या बोला जाता है, इसको हम लोग कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर फिनोमिनन, क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर फिनोमिनन, ठीक है बेटा। चलते हैं पिछली स्लाइड पे। देखो क्लोरीन कहां शिफ्ट हो रहा है, क्लोरीन जो है जब आप टिश्यूज की साइड जा रहे हो तब क्लोरीन जो है वो ECF से ICF में आ रहा है, मतलब प्लाज्मा से RBC में। तो ये कहां पे होता है, ये होता है इन टिश्यूज। कहां होता है ये, इन टिश्यूज, ठीक है, समझ में आई बात। नेक्स्ट पॉइंट, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ठीक है, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ CO2,
देखो यहां पे, ठीक है, CO2 जो रहता है वो आपका टिश्यू साइड पे ज्यादा रहता है, ऑक्सीजन टिश्यू साइड पे कम रहता है। तो ये जो बढ़ा हुआ CO2 कंसंट्रेशन रहता है, इसके कारण आपका जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है वो टूट जाता है। इसको हम लोग कहते हैं बोहर इफेक्ट, बोहर्स इफेक्ट, ठीक है, इसी को बोला जाता है बोहर्स इफेक्ट। एंड अगेन दिस इज ऑल्सो फाउंड इन टिश्यूज, this is also found in tissues. Number 3, formation of ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तो ये जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन आपका होता है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ठीक है, ये कहां पे होता है? ये आपका लंग्स में होता है। क्यों होता है? क्योंकि लंग्स में PO2 बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे हेल्डेन इफेक्ट, इसको आप बोलोगे हेल्डेन इफेक्ट, ठीक है। लंग्स में आपका जो होता है वो बढ़ जाता है। तो बेटा इसको याद रखना, ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तीनों पॉइंट्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा, समझ में आया इतना? ये सेट ऑफ रिएक्शंस हैं। यहां पे सेट ऑफ रिएक्शंस में आपको कोई प्रॉब्लम अगर हो तो मुझे या तो कमेंट बॉक्स में बता देना या फिर मुझे आप पर्सनल मैसेज कर देना, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा से, ठीक है। एक तो ये चीज हुई। दूसरी, यहां पे ये बातें याद रखना, CO2 मूवमेंट, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, किसको क्या बोला जा रहा है, कौन कहां हो रहा है, और ये आपका पूरा गैसियस ट्रांसपोर्ट जो है इस एक सेट ऑफ रिएक्शन से कवर हो जाता है, ठीक है बेटा। तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग, है ना। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में आपका ये जो चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा इस चैप्टर की प्रैक्टिस के लिए। सो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम एंड कीप स्टडिंग।